Hello students, welcome back to my YouTube channel The Medicos World and I am your mentor रूपाली शर्मा। बच्चों, हम लोग क्लास +1 का ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस चैप्टर कर रहे थे, तो हम आज इसी को कंटिन्यू करेंगे। हमने रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स और रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ लिया था ह्यूमन के अंदर। अब हम करेंगे मैकेनिज़्म ऑफ ब्रीथिंग की रेस्पिरेशन जो है, ब्रीथिंग जो है वो कैसे कैसे होती है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। Mechanism of breathing. Breathing involves two stages: inspiration, during which atmospheric air is drawn in, and expiration, by which alveolar air is released out. यहाँ पे क्या बोला है कि जो ब्रीथिंग है वो दो स्टेजेस में होती है। कौन कौन सी? इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन। इंस्पिरेशन को इनहेलेशन बोलते हैं और एक्सपिरेशन को क्या बोलते हैं? एक्सहेलेशन। जो इंस्पिरेशन है उसके अंदर क्या करते हैं हम, जो एटमॉस्फेरिक एयर है उसको अंदर लेते हैं ड्रॉन इन, और जो एक्सपिरेशन है उसके अंदर क्या करते हैं, जो एल्वेलर एयर है यानी कि CO2 जो है उसको रिलीज़ आउट करते हैं, बाहर हम बॉडी से निकाल देते हैं। यहाँ पे ध्यान देने वाली क्या बात है कि जो हमारी इंस्पिरेशन है वो कितने टाइम की होती है? 2 सेकंड की, 2 सेकंड की। और जो हमारी एक्सपिरेशन है वो कितने टाइम की होती है? 3 सेकंड की। 1 सेकंड। जो हमारी इंस्पिरेशन है वो होती है 2 सेकंड की, और जो हमारी एक्सपिरेशन है वो होती है 3 सेकंड की। यानी कि जो हमारी एक ब्रीथिंग साइकिल है वो कितने टाइम की हुई? 5 सेकंड की। तो जो हमारी टोटल ब्रीथिंग साइकिल होगी पर मिनट वो कितनी हो जाएगी? 12 से लेके 16 साइकिल पर मिनट। यानी कि हमारा जो ब्रीथिंग रेट है वो कितना होता है हमारा? 12 to 16 साइकिल्स पर मिनट। एक साइकिल के अंदर हम लोग 12 से 16 बार ब्रीथ कर लेते हैं। आगे देखते हैं। The movement of air into and out of the lungs is carried out by creating a pressure gradient between the lungs and the atmosphere. अब जो ये हमारी मूवमेंट हो रही है एयर की लंग्स के अंदर और बाहर की साइड, वो किसकी वजह से हो रही है? वो प्रेशर ग्रेडियंट फॉर्म हो रहा है। यानी कि एक जगह हाई प्रेशर है, एक जगह लो प्रेशर है, उसको क्या बोलते हैं? ग्रेडियंट बोलेंगे हम। कंसनट्रेशन जो है प्रेशर की वो लंग्स के और एटमॉस्फेयर के बीच में अलग अलग है, जिसकी वजह से जो हमारी एयर है वो मूव करती है। अब इंस्पिरेशन क्या होता है? इंस्पिरेशन कैन अकर इफ़ द प्रेशर विद इन द लंग्स, यानी कि लंग्स के अंदर कौन सा प्रेशर था हमारा? इंट्रा पल्मनरी प्रेशर। हमने पढ़ा था कि जहाँ पे हम ब्रीथ करते हैं लंग्स के थ्रू उसको क्या बोलते हैं? पल्मनरी। तो यहाँ पे क्या है? लंग्स के अंदर, विद इन बोला है ना यहाँ पे, तो कौन सा हो जाएगा? इंट्रा, अंदर लंग्स के। तो उस प्रेशर को आप बोलेंगे इंट्रा पल्मनरी प्रेशर। वो क्या होता है? वो लेस होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर से। यानी कि इंस्पिरेशन के टाइम पे अगर हमारा लंग्स के अंदर का जो प्रेशर है वो कम होगा और एटमॉस्फेयर का प्रेशर ज़्यादा होगा, तो हमने पढ़ा है कि क्या होता है, ज़्यादा से कम की तरफ जाएगी ना एयर, तो हाई कंसंट्रेशन से वो लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करेगी, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ। तो वो कहाँ से कहाँ जाएगी? एटमॉस्फेयर से लंग्स के अंदर जाएगी। उसी को हम क्या बोलते हैं? इंस्पिरेशन। यानी कि जो लंग्स है उसके अंदर क्या होगा? नेगेटिव प्रेशर क्रिएट हो जाएगा। किसके रिस्पेक्ट में? एटमॉस्फेरिक प्रेशर के रिस्पेक्ट में। इसी तरीके से जो हमारा एक्सपिरेशन होगा वहाँ पर क्या होगा? अब लंग्स के अंदर CO2 है, हमें उसे बाहर भेजना है, यानी कि लंग्स के अंदर जो हमारा प्रेशर होगा वो हाई होगा और बाहर हमारे एनवायरनमेंट में कम होगा। तो अंदर से बाहर लो प्रेशर टू हाई प्रेशर टू लो प्रेशर चली जाएगी, यानी कि लंग से एटमॉस्फेयर में चली जाएगी। उसको क्या हम बोल देंगे? एक्सपिरेशन। अब जो हमारा डायफ्राम है और जो हमारे पास क्या है, कुछ मसल्स का सेट होता है। एब्डोमिनल मसल्स हो गई जैसे, जो हमें अब कौन सी मसल्स हैं यहाँ पे? एक्सटर्नल इंटरकोस्टल और इंटरनल इंटरकोस्टल मसल, जो कहाँ पे प्रेजेंट है? हमारी रिब्स के अंदर प्रेजेंट है, बिटवीन द रिब्स। वो भी हमें क्या करती है? ब्रीथिंग में हेल्प करती है। वो कैसे हेल्प करती है? वो जनरेट करती है इन प्रेशर ग्रेडियंट को। जो ये प्रेशर ग्रेडियंट हमने लंग्स के अंदर जनरेट किया ना, उसको जनरेट करने में हेल्प करती है। अब जो इंस्पिरेशन है वो इनिशिएट होती है कैसे? कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम से। जो डायफ्राम है, जो हमने क्या पढ़ा था कल, डोम शेप का डायफ्राम होता है एक स्ट्रक्चर, वो क्या करता है? वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा। पहले वो कैसा था? डोम शेप का। अब इंस्पिरेशन के टाइम वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा, यानी कि इसकी मूवमेंट नीचे की तरफ हो जाएगी, वो कुछ ऐसा हो जाएगा, फ्लैट हो जाएगा, जिसकी वजह से जो हमारी थोरेसिक कैविटी थी उसका जो एरिया है वो क्या है? वो बढ़ जाएगा, यानी कि ज़्यादा हवा अंदर आ सकेगी। जिसने क्या कर दिया? वॉल्यूम को बढ़ा दिया थोरेसिक चैम्बर की। कौन सी एक्सिस में? एंटीरियर पोस्टीरियर, यानी कि एंटीरियर मतलब आगे और पोस्टीरियर मतलब पीछे वाली एक्सिस पे बढ़ा दिया। इसी को एंटीरियर पोस्टीरियर को हम डोर्सल और वेंट्रल एक्सिस भी बोल सकते हैं, दोनों का सेम ही मतलब है। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल ने क्या किया? लिफ्ट कर दिया रिब्स को ऊपर की तरफ,
और स्टर्नम ने क्या करा, जो वॉल्यूम थी थोरेसिक चैम्बर की उसको इंक्रीज़ करा डोर्सो वेंट्रल एक्सिस में। यहाँ पे देखो इंस्पिरेशन में क्या हो रहा है, हमारी एयर अंदर कब आएगी, जो हमारी रिब्स और स्टर्नम है वो क्या हो रही है, रेज हो रही है, वो बाहर की तरफ अपवर्ड ऊपर की तरफ और आउटवर्ड मूवमेंट कर रही है। और जो डायफ्राम है वो क्या कर रहा है, वो कंट्रैक्ट कर रहा है, नीचे आ रहा है, मतलब वो ऐसा हो जाएगा। तो इसके ऊपर जो लंग्स है इसका एरिया ये बढ़ गया ना इतना सारा, थोरेसिक की वॉल्यूम बढ़ गई जिसकी वजह से ज़्यादा एयर अंदर आ सकेगी। और एक्सपीरेशन में क्या होगा, ये जो ये जो कॉन्ट्रैक्टेड डायफ्राम था ये रिलैक्स हो जाएगा, वापस से अपनी नॉर्मल स्टेट में आएगा, ऊपर चला गया, वापस डोम शेप में आ गया। और जो रिब्स और स्टर्नम थी वो भी ओरिजिनल पोजीशन में आ गई, पहले वो अपवर्ड और आउटवर्ड की तरफ मूव कर रही थी, अब वो वापस से अंदर साइड हो गई है, जिसकी वजह से थोरैक्स की जो वॉल्यूम थी वो डिक्रीज़ हो गई और एयर अंदर से बाहर की तरफ चली जाएगी। ये देखो पहले एक बार इसको करते हैं फिर एक डायग्राम दिखाती हूँ। द ओवरऑल इंक्रीज इन द थोरेसिक वॉल्यूम कोज अ सिमिलर इंक्रीज इन द पल्मोनरी वॉल्यूम। जब हमारी थोरेसिक वॉल्यूम में इंक्रीज हो रहा है तो हमारी जो पल्मोनरी वॉल्यूम है वो भी इंक्रीज हो रही है। और जब पल्मोनरी वॉल्यूम इंक्रीज हो रही है तो क्या अंदर हमारा प्रेशर क्या हो रहा है, जब वॉल्यूम इंक्रीज होएगी तो प्रेशर डिक्रीज हो जाता है। इसीलिए बोला है इंक्रीज इन पल्मोनरी वॉल्यूम डिक्रीज द इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर टू लेस देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर विच फोर्सेज द एयर फ्रॉम आउटसाइड टू मूव इनसाइड द लंग्स। इसका मतलब क्या है कि इंस्पिरेशन हो जाएगी। और क्या हो गया अब सेकंड पार्ट एक्सपिरेशन देखो, रिलैक्सेशन ऑफ द डायफ्राम, रिलैक्स कर रहा है डायफ्राम। और जो इंटरनल इंटरकोस्टल मसल है वो क्या कर रहा है, वापस से डायफ्राम और स्टर्नम को उनकी नॉर्मल यानी कि ओरिजिनल पोजीशन में ले आए हैं, जिसकी वजह से जो थोरेसिक वॉल्यूम है वो क्या हो गई है, रिड्यूस हो गई है। और पल्मोनरी वॉल्यूम भी रिड्यूस हो गई है थोरेसिक वॉल्यूम के रिड्यूस होने से। इसकी वजह से क्या हो गया, जो इंट्रापल्मोनरी प्रेशर है वो इंक्रीज़ हो गया, बढ़ गया लंग्स के अंदर का प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से वो ज़्यादा हो गया, जिसकी वजह से जो एयर है वो एक्सपल्जन हो गया उसका, वो बाहर की तरफ चली गई। इसी को हमने क्या बोला, एक्सपिरेशन। वी हैव द एबिलिटी टू इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन विद द हेल्प ऑफ एडिशनल मसल इन द एब्डोमेन। और हमारी बॉडी के पास क्या एबिलिटी होती है, उसके पास ये स्ट्रेंथ होती है कि वो एडिशनल मसल्स जो हमारे एब्डोमेन में प्रेजेंट है, स्टमक के अंदर प्रेजेंट है, जिनको हम एब्डोमिनल मसल्स बोलते हैं, जैसे कि रेक्टस एब्डोमिनस हो गया और एब्डोमिनल मसल्स हो गया, ऑब्लिक एब्डोमिनल मसल्स हो गया, ये सब क्या करते हैं, हमारी इंस्पिरेशन और एक्सपायरेशन में भी हेल्प करते हैं। ऑन एन एवरेज हेल्दी ह्यूमन ब्रीथ्स 12 to 16 टाइम्स पर मिनट, ये मैं बताई चुकी, क्योंकि जो ह्यूमन की एवरेज ब्रीथिंग साइकिल होती है वो कितनी होती है, 12 से 16 टाइम्स पर मिनट। द वॉल्यूम ऑफ एयर इन्वॉल्व इन द ब्रीथिंग मूवमेंट्स कैन बी एस्टिमेटेड बाय यूजिंग अ स्पायरोमीटर। और हम जो वॉल्यूम है एयर की, इनकी ब्रीथिंग मूवमेंट्स जो हो रही है वो किससे एस्टिमेट करते हैं, स्पायरोमीटर से। ये एक इंस्ट्रूमेंट होता है ब्रीथिंग को चेक करने के लिए, ठीक है, जो हेल्प करता है क्लिनिकल असेसमेंट में पल्मोनरी फंक्शन की, कि हमारे लंग्स अच्छे से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। देखो यहाँ पे जो हमारा इंस्पिरेशन है, हमने उसमें क्या पढ़ा था कि जो हमारी रिब्स होती है वो कहाँ की तरफ मूव करती है, वो बाहर की तरफ और ऊपर की तरफ मूव करती है। यानी कि इसको हम कंपेयर कर सकते हैं पंप हैंडल मूवमेंट से और बकेट हैंडल मूवमेंट से। पंप हैंडल मतलब जो नलका होता है हमारा, और बकेट हैंडल मतलब जो बाल्टी और उसका हैंडल होता है उससे। अब जो पंप है यानी कि जो ये नलका होता है पंप, इसका हैंडल, ये कैसे, जब हम इसको पानी भरने के लिए उठाते हैं ऊपर की तरफ, ये तो कहाँ जा रहा है, ये ऊपर की तरफ जा रहा है ना, यानी कि अपवर्ड मूवमेंट हो रही है रिब्स की, और बाहर की साइड भी हो रही है। ये देखो पहले ये यहाँ था, ये हमने मान लिया कि मेन हमारा सेंटर पॉइंट है, तो ये क्या, जब हमने इसको उठाया तो क्या हुआ, अपवर्ड मूवमेंट हुई ना इसकी, थोड़ा सा ऊपर गया अपनी जगह से और बाहर की तरफ भी शिफ्ट हुआ। इसी तरह से रिब्स भी हमारी अपवर्ड और आउटवर्ड शिफ्ट होती है। और यहाँ पे देखो बकेट हैंडल से कैसे कंपेयर करेंगे कि पहले ये बकेट अपनी नॉर्मल पोजीशन में थी, फिर जब हम इसका हैंडल उठाने गए तो हैंडल क्या हुआ, पहले नीचे था, फिर ये अपनी नॉर्मल पोजीशन से जो मेन एक्सिस थी वहाँ से बाहर आउटवर्ड मूव हुआ और अपवर्ड मूव हुआ। ऐसे ही रिब्स हमारी मूव होती है, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे हमारा टॉपिक है रेस्पिरेटरी वॉल्यूम और कैपेसिटीज़। जो हमारी रेस्पिरेशन के अंदर वॉल्यूम्स हैं वो कैसे चेंज हो रही है, क्या वॉल्यूम्स है और क्या कैपेसिटी है। सबसे पहले है टाइडल वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम क्या है, जो हम नॉर्मल रेट पे नॉर्मल रेस्पिरेशन कर रहे हैं, और वो कितनी होती है, 500 ml वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड ड्यूरिंग अ नॉर्मल रेस्पिरेशन। इसी को हम क्या बोलते हैं, टाइडल वॉल्यूम, टीवी। और ये कितनी होती है, 500 ml। और एक हेल्दी
जो मैन है, एक हेल्दी ह्यूमन है, वो इंस्पायर और एक्सपायर कर सकता है 6000 से 8000 ml ऑफ एयर पर मिनट। 1 मिनट के अंदर कितना कर सकते हैं? 6000 टू 8000। फिर है हमारा इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। अब देखो इंस्पिरेटरी क्या हुआ, अब हमने एक तो नॉर्मल टीवी यानी कि हमने नॉर्मल इंस्पिरेशन किया, एक्सपिरेशन किया, उसके बाद हम कितनी अंदर एयर ले सकते हैं, इंस्पायर कर सकते हैं फोर्स लगा के, उसको क्या बोलेंगे हम? इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। और एक्सपिरेटरी क्या होगा कि हमने नॉर्मल सांस लिया, अंदर इंस्पिरेशन किया और नॉर्मली एक्सपिरेशन किया, उसके बाद हम फोर्सफुली कितनी एयर हम बाहर अपने लंग से निकाल सकते हैं, एक्सपायर कर सकते हैं, उसको बोलेंगे ERV, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। IRV कितना होता है? 2500 से 3000 ml। और ERV कितना होगा? एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम 1000 से 1100 ml। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे हमारी रेजिडुअल वॉल्यूम, रेजिड्यू मतलब कि कितना बचा हुआ है, कितना हमारे लंग्स में बच गया है। वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेनिंग इन द लंग्स इवन आफ्टर ए फोर्सफुल एक्सपिरेशन। अब हमने फोर्सफुल एक्सपिरेशन कर दी, तो जो हमारी एयर बाहर निकली उसको तो हमने बोल दिया ERV। तो लेकिन फोर्सफुल एक्सपिरेशन करने के बाद भी तो हमारी कुछ एयर लंग्स के अंदर रह जाती होगी ना, तो उस वॉल्यूम को हमने क्या बोला है? रेजिडुअल वॉल्यूम। की कितनी लंग्स के अंदर रह गई है फोर्सफुल एक्सपिरेशन करने के बाद भी, वो कितनी हो गई? 1100 से 1200 ml। अब ये जो हमने वॉल्यूम पढ़ी, कौन कौन सी पढ़ी हमने? टीवी पढ़ी, IRV पढ़ी, ERV पढ़ी और RV पढ़ी। हमने 4 वॉल्यूम पढ़ी ना। इन सबको ही जोड़ के मतलब कि इनको अलग अलग, इन सबको सम करके हम क्या बनाते हैं? पल्मोनरी कैपेसिटी बनाते हैं। अब देखो वो कैसे होती है, इंस्पिरेटरी कैपेसिटी और एक्सपिरेटरी कैपेसिटी, IC और EC, ये इनको किससे रिलेट करेंगे? IRV और ERV से। देखो टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर ए पर्सन कैन इंस्पायर आफ्टर नॉर्मल एक्सपिरेशन। अब वहाँ पे तो हमने फोर्सफुली किया था, यहाँ पे क्या कर रहे हैं हमने एक नॉर्मल टीवी लिया, मतलब नॉर्मली इंस्पिरेशन किया और नॉर्मल एक्सपिरेशन किया, उसके बाद हम फोर्सफुली कितना इंस्पायर कर सकते हैं? IRV। तो दोनों को जोड़ दो, उसको क्या बोलेंगे हम? IC, इंस्पिरेटरी कैपेसिटी, यानी कि सम ऑफ टाइडल वॉल्यूम एंड इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। और EC क्या हो जाएगा कि हमने कितना नॉर्मल इंस्पायर और एक्सपायर किया, यानी कि टीवी प्लस ERV, कितना हम फोर्सफुल एक्सपायर कर सकते हैं ERV। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा हमें? EC, एक्सपायरेटरी कैपेसिटी। फिर देखो फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी, FRC। अब रेजिडुअल आ रहा है, यानी कि इसका कुछ ना कुछ रिलेशन हमारा रेजिडुअल वॉल्यूम से होगा ना, यहीं से हमें पता लग रहा है। देखो यहाँ पे क्या है? वॉल्यूम ऑफ एयर दैट विल रिमेन इन द लंग्स आफ्टर ए नॉर्मल एक्सपिरेशन। अब हमने क्या किया? नॉर्मल एक्सपिरेशन किया, उसके बाद भी हमारी कितनी जो वॉल्यूम है लंग्स के अंदर रह गई है एयर की, उसको क्या बोलते हैं? FRC। पहले हमने क्या किया? टीवी लिया, हमने नॉर्मल इंस्पायर और एक्सपायर कर दिया, उसके बाद हमने क्या किया? फोर्सफुली हम कितना एक्सपायर कर सकते थे, प्लस जो हमारी रिमेनिंग थी वो हमने कितनी एक्सपायर कर दी, उसको बोलेंगे हम FRC। फिर है वाइटल कैपेसिटी। वाइटल मतलब मैक्सिमम, नाम ही बता रहा है इसका, मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर ए पर्सन कैन ब्रीथ इन आफ्टर ए फोर्स्ड एक्सपिरेशन। फोर्सफुली एक्सपायर करने के बाद हम मैक्सिमम कितनी एयर को ब्रीथ कर सकते हैं? तो इसके अंदर क्या आ जाएगा हमारा? फोर्सफुल एक्सपिरेशन, यानी कि हमने ये किस में पढ़ा था? ERV में। और एक्सपायर करने के बाद फोर्सफुली हम कितनी अंदर ले सकते हैं? एक तो हम टीवी अंदर ले सकते हैं नॉर्मल जितना लेते हैं, उसके बाद हम क्या करेंगे? IRV भी अंदर लेंगे, जो फोर्सफुली हमने बाहर निकाले थे उसको फोर्सफुली अंदर ले लेंगे, तो उसको क्या बोलेंगे? वाइटल कैपेसिटी। और टोटल लंग कैपेसिटी क्या होगी कि हमारे लंग्स की टोटल कितनी कैपेसिटी है, कितनी वो एयर को अंदर रख सकता है। अब हमारे अंदर कौन कौन सी रह सकती है? एक तो जो हम नॉर्मली लेते हैं, टीवी हमने ले ली और बाहर निकाल दी, वो अंदर चली गई। एक जो हम फोर्सफुली बाहर निकाल सकते हैं वो भी हमारे लंग्स के अंदर है, ERV। और जो फोर्सफुली निकालने के बाद भी रह जाती है, कौन सी? RV। उन तीनों के सम को क्या बोलेंगे हम? टोटल लंग कैपेसिटी। इतना आया समझ? इसका ग्राफ दिखाती हूँ मैं, ये देखो। अब हमने किससे मेजर किया था? जो हमारी ब्रीथिंग है, रेस्पिरेटरी रेट है, स्पायरोमीटर से, तो इसके कर्व क्या बोलेंगे? स्पायरोमेट्रिक कर्व। ये देखो हमारी यहाँ पे जो रेस्टिंग टाइडल वॉल्यूम है वो कितनी होती है? 500 ml, ये सेंटर पॉइंट हमारा, ठीक है। उसके बाद एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम की हमने फोर्सफुली कितनी इंस्पायर कर सकते हैं और फोर्सफुली कितनी एक्सपायर कर सकते हैं हम लोग। रेजिडुअल जो हमारी एक्सपायर करने के बाद भी अंदर रह गई है हमारे लंग्स में, वो। इंस्पिरेटरी कैपेसिटी क्या पढ़ा हमने? टीवी प्लस IRV। और फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी ERV प्लस RV। और वाइटल कैपेसिटी क्या था हमारा? सबसे ज़्यादा जो हम कर सकते हैं ERV प्लस टाइडल वॉल्यूम प्लस IRV।
और रेजिडुअल वॉल्यूम हमारा ऐसा का ऐसा नीचे है, उसको हम वाइटल में नहीं इंक्लूड करते। और टोटल में क्या आ जाएगा, सारा जितनी हम ले सकते हैं, आरवी भी, ईआरवी, टीवी और आईआरवी। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे फिर हमारा टॉपिक है एक्सचेंज ऑफ गैसेस। देखो आगे हमारा कौन सा टॉपिक है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, कि गैसेस जो है हमारी ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड वो कैसे एक्सचेंज हो रही है हमारी बॉडी के अंदर। अब जो एक्सचेंज है ना, ये कुछ फैक्टर पे डिपेंड करता है। सबसे पहला फैक्टर कौन सा है यहाँ पे, यहाँ पे हमारा सबसे पहला फैक्टर है सरफेस एरिया, कि जो हमारी मेम्ब्रेन है ना वो कितनी ज़्यादा उसका सरफेस एरिया है। जितना ज़्यादा सरफेस एरिया इंक्रीज़ होगा उतना अच्छे से डिफ्यूजन होगा, और जितना डिक्रीज़ होगा उतना ही कम डिफ्यूज़न होगा। और सेकंड फैक्टर कौन सा है हमारा, थिकनेस, कि जो हमारी एल्वियोलर मेम्ब्रेन है वो कितनी ज़्यादा थिक है। अगर ज़्यादा थिक होगी कोई चीज़ तो उसके आर पार नहीं जा पाएगा ना। जैसे पानी का एग्जांपल ले लो, अगर पानी हम किसी अच्छी मोटी मेम्ब्रेन में से निकाल रहे हैं तो वो नहीं जा पाएगा, लेकिन अगर पतली मेम्ब्रेन होगी, जैसे कि कोई चुन्नी हो गई, उसमें से जल्दी से ट्रांसफ़र हो जाता है ना, चुन्नी जल्दी गीली हो जाती है। तो अगला कौन सा फैक्टर है, पार्शियल प्रेशर, जो हमारा जैसे कि PO2 या फिर PCO2। P मतलब पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का और कार्बन डाइऑक्साइड का कितना है। जिसका ज़्यादा पार्शियल प्रेशर वो ज़्यादा जल्दी डिफ्यूज हो जाएगी, कम पार्शियल प्रेशर तो कम डिफ्यूजन होएगी। और फिर हमारा चौथा फैक्टर क्या है, सोल्यूबिलिटी, कितना घुल सकती है वो गैस हमारे प्लाज्मा के अंदर, ब्लड के अंदर हमारे कितनी घुल जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे मैं एक चीज़ बता देती हूँ कि जो हमारी ऑक्सीजन है उसकी सोल्यूबिलिटी जो है वो कम होती है एज़ कंपैरिजन टू CO2। जो CO2 है वो 20 से 25 टाइम्स ज़्यादा सोल्यूबल है ऑक्सीजन के, यानी कि CO2 ज़्यादा घुलती है। अब देखो यहाँ पे एल्वियोलाई आर प्राइमरी साइट ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेज। हम पढ़ चुके हैं कि एल्वियोलाई में एक्सचेंज ऑफ गैसेज होता है। जो एक्सचेंज ऑफ गैसेज है ऑल्सो अकर बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू, वो ब्लड और टिश्यू के अंदर भी होता है। O2 एंड CO2 जो है वो एक्सचेंज होती है इन साइट्स पे, किसके, कौन सी प्रोसेस के थ्रू, सिंपल डिफ्यूजन से, जो मेनली किस पे बेस होता है, प्रेशर या फिर कंसनट्रेशन ग्रेडियंट पे। ठीक है, सोल्यूबिलिटी ऑफ द गैसेज एज वेल एज थिकनेस ऑफ द मेम्ब्रेन, अभी बता के हटू की जो सोल्यूबिलिटी है और थिकनेस है उन पे भी डिपेंड करता है जो हमारा डिफ्यूज़न है। ठीक है, वो भी अफेक्ट करता है डिफ्यूज़न के रेट को। जो प्रेशर कंट्रीब्यूट कर रही है इंडिविजुअल गैस मिक्सचर ऑफ गैसेज में, उसको क्या बोलते हैं, पार्शियल प्रेशर। कि एक पूरा हमारा बीकर है, इसके अंदर हमारी बहुत सारी गैसेज हैं। ठीक है, O2 भी है, CO2 भी है, मीथेन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, बहुत सारी हैं। अब इंडिविजुअल गैस का हमने मान लिया कि जो O2 है उसका प्रेशर इसके अंदर कितना है, 70 है, CO2 का कितना है, 90 है। तो ये इंडिविजुअल प्रेशर है ना, बाय में टोटल 100 प्रेशर, इसको क्या बोलेंगे हम कि 70% O2 का, 90% CO2 का, ये इसका इंडिविजुअल प्रेशर है, इसको बोलते हैं पार्शियल प्रेशर। अब इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, O2 के पार्शियल प्रेशर को PO2 से और कार्बन डाइऑक्साइड के प्रेशर को PCO2 से। जो पार्शियल प्रेशर है इन गैसेस का एटमॉस्फेरिक एयर में और एल्वियोलाई के अंदर, वो हमें यहाँ पर नीचे टेबल में दिया हुआ है, देखते हैं। देखो, रेस्पिरेटरी गैसेस O2 और CO2, एटमॉस्फेयर के अंदर कौन सी ज़्यादा होती है, O2, तो इसका पार्शियल प्रेशर भी ज़्यादा होएगा, कितना है, 159, और CO2 का कितना है, 0.3। अब एल्वियोलाई के अंदर देखो, एल्वियोलाई में हमें क्या करना है, CO2 तो बाहर निकालनी है ना, तो वहाँ पे उसका प्रेशर क्या होएगा, कम होएगा, और ब्लड वेसल से वो डिफ्यूज़ करके आती है तो ब्लड वेसल में ज़्यादा होएगा वहाँ पे, यानी कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में CO2 का ज़्यादा होएगा और ऑक्सीजनेटेड में, एल्वियोलाई के अंदर तो ऑक्सीजनेटेड होता है ना, ऑक्सीजन का ज़्यादा होएगा और कार्बन डाइऑक्साइड का कम। कार्बन डाइऑक्साइड का किस में ज़्यादा होगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में, और O2 का होगा एल्वियोलाई के अंदर। आगे देखते हैं, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, जहाँ पे ऑक्सीजन ज़्यादा है वहाँ पे तो नाम ही बता रहा है कि ऑक्सीजन ज़्यादा है, तो 95 O2 का और 40 CO2 का। अब टिश्यू के अंदर क्या है, हमारी CO2 ज़्यादा प्रेजेंट है, तो 45 CO2 का और 40 O2 का। अब यहाँ पे कैसे याद रहेगा हमें सबका, वो बताती हूँ। देखो,
जहाँ पे जो भी चीज़ कम होगी ना, सिर्फ इसको छोड़ दो, एटमॉस्फेयर वाले का तुम्हें याद करना पड़ेगा। कार्बन डाइऑक्साइड तो ऐसे याद रह रहा है कि 0.3% होती है, तो 0.3 लिख दो। और ऑक्सीजन कितनी लिखनी है हमें, 159, ये याद रखना। अब जो भी चीज़ जहाँ पे कम है, ये तो तुम्हें पता ही है कि डीऑक्सीजनेटेड है तो वहाँ पे O2 कम होगी, और अगर ऑक्सीजनेटेड है तो वहाँ पे CO2 कम होगी, और टिश्यूज़ में भी O2 कम होती है, हमारी एल्वेओलाई में CO2 कम होती है। तो जो चीज़ कम है ना, उन सबको 40-40 लिख दो। देखो ये भी 40 यहाँ पे, ये भी 40 और 40। अब एल्वेओलाई को और ऑक्सीजनेटेड ब्लड को छोड़ के जहाँ पे जो चीज़ ज़्यादा है उसको क्या लिखेंगे, 45-45। ज़्यादा वाले को 45, कम वाले को 40, और बाकी के जो बच के एल्वेओलाई का 104 और इसका 95, ये तुम्हें याद हो जाएगा। आगे देखो, ये देखो यहाँ पे हमें डायग्राम में शो भी किया हुआ है। ये हमारा एल्वेओलाई है। अभी हमने पढ़ा एल्वेओलाई में कितना होता है हमारा 104, और एटमॉस्फेयर में बाहर 159 ऑक्सीजन का, और 0.3 किसका, CO2 का। तो यहाँ से क्या हुआ, इंस्पिरेशन हुआ, एयर अंदर आई, और एक्सपिरेशन में एयर बाहर जाएगी। यहाँ पे PO2 कितना है, 104, और PCO2 40, तो क्या हो जाएगी, इंस्पिरेशन हो जाएगी। फिर यहाँ पे ये हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड दिखाया हुआ है इस साइड, जिस साइड ऑक्सीजन ज़्यादा है। ऑक्सीजन ज़्यादा तो मतलब 95, और कम है तो 40। यहाँ पे PO2 कम है डीऑक्सीजनेटेड में, तो 40, जो ज़्यादा है उसको 45 कर दो। ऐसा समझ। फिर आगे देखो, एज द सोलिबिलिटी ऑफ CO2 इज़ 20 to 25 टाइम हायर देन O2। बताया मैंने कि जो CO2 है उसकी सोलिबिलिटी क्या होती है, वो ज़्यादा होती है O2 से 20 to 25 टाइम्स ज़्यादा सोल्यूबल है। इसीलिए जो अमाउंट है CO2 की जो डिफ्यूज कर जाएगी डिफ्यूज़न मेम्ब्रेन के थ्रू, वो भी ज़्यादा होएगी, क्योंकि जब वो ज़्यादा सोल्यूबल है तो डिफ्यूजन ईजिली हो जाएगा। ये हम पढ़ चुके हैं। द डिफ्यूजन मेम्ब्रेन जो है, डिफ्यूजन मेम्ब्रेन हमारी, वो 3 मेजर लेयर से मिलके बनी है। उनके क्या क्या नाम है, पहला थिन स्क्वेमस एपिथेलियम ऑफ एल्वेओलाई, सेकेंड है एंडोथीलियम ऑफ एल्वेओलर कैपिलरीज, और उसके बाद थर्ड हमारी कौन सी है, बेसमेंट मेम्ब्रेन। बेसमेंट मेम्ब्रेन किससे मिलके बनी हुई है, थिन बेसमेंट मेम्ब्रेन स्क्वेमस एपिथेलियम टिश्यूज़ की है, और बेसमेंट मेम्ब्रेन किसकी, जो सिंगल लेयर है एंडोथीलियल सेल ऑफ कैपिलरीज, उनके बीच में। ठीक है, अब इन तीनों की मिला के कौन कौन सी तीनों, थिन स्क्वेमस एपिथेलियम ऑफ एल्वेओलाई की एक, और फिर एंडोथीलियम एल्वेओलर कैपिलरीज की, और तीसरी कौन सी, जो बेसमेंट है, दोनों के बीच में प्रेजेंट है। उन तीनों की मिला के टोटल जो थिकनेस है वो कितनी है, लेस देन अ मिलीमीटर, वो 1 मिलीमीटर से भी कम है। इसीलिए जो ये सारे फैक्टर्स हमारी बॉडी में प्रेजेंट है वो क्या है, फेवरेबल है O2 के डिफ्यूज़न के लिए एल्वेओलाई से टिश्यू में, और CO2 के कहाँ पे डिफ्यूज़न के लिए, टिश्यू से एल्वेओलाई में। ये देखो यहाँ पे डायग्राम देखो, ये जो लेयर दिखाई हुई है ये बीच वाली, सबसे पहले अंदर वाली लेयर कौन सी है हमारी, स्क्वेमस एपिथेलियम एल्वेओलाई की, ये 1 सेल है, 1 सेल थिक है। ठीक है, और फिर ये हमारी कौन सी लेयर है, एंडोथीलियम, ये वाली एंडोथीलियम, और ये जो अंदर दिख रही है रेड सी दिखाई है, ये हमारी कौन सी है, स्क्वेमस एपिथेलियम एल्वेओलाई की, ये। ठीक है, और ये वाली, ये हमारी कौन सी है, एंडोथीलियम। अब इनके बीच में जो प्रेजेंट है उसको हमने क्या बोला, ये येलो से दिखा रही हूँ, ये है हमारी बेसमेंट मेम्ब्रेन, बेसमेंट सब्सटेंस जो दोनों के बीच में प्रेजेंट है, जो किससे, दोनों से मिलके बनी हुई है। और बाहर ये हमारी कौन सी दिखाई हुई है, ये हमारी ब्लड वेसल है, ब्लड कैपिलरी। ठीक है, देखो मैं यहाँ पे शो करती हूँ, ये हमारा क्या है, एल्वेओलाई की मेम्ब्रेन है, कौन सी, स्क्वेमस एपिथेलियम, स्क्वेमस, ये स्क्वेमस एपिथेलियम। उसके बाद ये यहाँ पर कौन सी है हमारी, एंडोथीलियम, और इनके बीच में ये कौन सी प्रेजेंट है, ये हमारी कौन सी लेयर है, बेसमेंट मेम्ब्रेन, ये इनके बीच वाली। ठीक है, और यहाँ पे हमारी बाहर क्या प्रेजेंट है, ब्लड वेसल, इसके अंदर प्लाज्मा, यहाँ से यहाँ डिफ्यूजन हो जाएगा। ठीक है।